तो चलिए शुरू करते हैं 8 बजे का अपने यह प्रोग्राम। यह प्रोग्राम प्रीलिम्स के लिए मैंने शुरू किया है, आपके लिए रामबाण होगा, तो इसको अवश्य आप मिस मत करिएगा कोई भी वीडियो। डेली 8 बजे अपनी एक क्लास समझ के, अपना स्कूल कोचिंग जो भी है वो समझ के आप 8 बजे आ जाया करिए हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है कि आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, बेल आइकन आप जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं तमाम, उन लिंक के थ्रू भी आप हमारे जो फ्री ग्रुप्स हैं टेलीग्राम के उसमें जुड़ सकते हैं, वहां भी आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। फिलहाल 8 बजे आप तैयार रहिएगा। ये प्रीलिम्स के लिए स्पेशल सीरीज है, इसमें कुछ बाकी नहीं रखूंगा मैं। सारे प्रश्न, सारे कॉन्सेप्ट, जो अलग से कॉन्सेप्ट बताना होगा क्वेश्चन से इतर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मानचित्रण करवाऊंगा, सब कुछ इसमें हो जाएगा। कुछ अन्यत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। डेली बस आप 8 बजे ये YouTube हमारा ओपन करके आ जाए करिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी भूगोल और इतिहास हमारा चल रहा है, 2-2 सब्जेक्ट को करके हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले भूगोल इतिहास समाप्त हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स को इसके बाद शुरू करेंगे। ये विभिन्न हमारे क्लासेस भी चलती हैं, पेड ग्रुप्स भी चलते हैं, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इनमें से किसी में या एक से ज़्यादा में आपको एडमिशन लेना है तो डिटेल ले सकते हैं व्हाट्सअप करके, और टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे आप जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी ग्रह के भूक्षेत्र के लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है। दूसरा है, पृथ्वी ग्रह के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के 6% भाग पर अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार है। तो आपको पता है या नहीं पता है तो बता दूं कि लैंड एरिया और सरफेस एरिया में अंतर होता है। लैंड एरिया मतलब जो आपको दिख रहा है, जो पृथ्वी का भूभाग जिस पर आप रहते हैं, जिसको आप स्थल मंडल कहते हैं, जिसको आप स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल क्या है? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का कुछ भाग होता है, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं, जो कि नीचे दुर्बलता मंडल में तैरता रहता है, ठीक। कुल पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको बताया था कि ऊपर क्रस्ट होता है, नीचे मेंटल, ऊपर क्रस्ट होगा, नीचे मेंटल होगा और उसके नीचे कोर होगा। तो केवल भूक्षेत्र की बात करें, लैंड एरिया जिस पे हम रहते हैं, हम आप निवास करते हैं, जिस पे आप सब कुछ देखते हैं, सारी चीजों को, समुद्र है, महासागर है, पर्वत है, पहाड़ है, स्थल है, मैदान है, सब कुछ है, तो वो जो एरिया है उसका 20%, और जो संपूर्ण एरिया है पृथ्वी का, सरफेस एरिया 3 डायमेंशन में जो हम निकालते हैं, उसका 6% क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। आपको पता है पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? अपना एशिया महाद्वीप है। 29.5%, लगभग 30% पृथ्वी के पूरे लैंड एरिया का ये कवर करता है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप दूसरे स्थान पर आता है। तो इसके जो है दोनों ही सही उत्तर होंगे, दोनों ही, 1 और 2 दोनों, सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एशियाई ब्राउन क्लाउड के संदर्भ में निम्न कथनों का अध्ययन करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। जो एशिया में भूरा बादल बहुत फेमस है, काफी चर्चित रहता है अक्सर, खासकर जो उससे जो कृषि गतिविधियां हैं उससे रिलेटेड है, उससे उत्पन्न होता है ये। तो इसके संदर्भ में इन कथनों का अध्ययन करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। यह संपूर्ण एशिया में ग्रीष्म ऋतु में विस्तृत मेघ है। तो संपूर्ण एशिया, जहां पे संपूर्ण दे या मात्र दे या केवल दे, इन सब शब्दों में काफी गहन चीजें होती हैं, काफी डाउट्स होते हैं। जहां यह आ जाए वहां पर या तो गलत होगा या तो सही होगा, ठीक है, लेकिन गलत के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। संपूर्ण एशिया में दोस्तों, संपूर्ण एशिया में नहीं, बल्कि यह मध्य दक्षिण एशिया से पूर्वी चीन के मध्य ही पाया जाता है। नवंबर से मई माह के मध्य यह क्लाउड उत्पन्न होता है और प्रतिवर्ष यह देखा जाता है। नवंबर से मई माह के मध्य एशिया से, जो दक्षिण एशिया है उससे पूर्वी चीन के मध्य यह पाया जाता है। जो इसका निर्माण होता है, कृषि जो अवशिष्ट होते हैं, जैसे जैव भार हुआ, जीवाश्म ईंधन का दहन हुआ, अपूर्ण दहन हुआ, राख, धूल, एरोसॉल्स की वृद्धि के कारण यह उत्पन्न होता है। तो दोनों ही सही है इसके, पहला गलत है, दूसरा सही है। संपूर्ण एशिया में नहीं, बल्कि केवल मध्य दक्षिण एशिया से पूर्वी चीन के मध्य पाया जाता है, ठीक। तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया, पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि कृषि गतिविधियां इसका प्रमुख कारक होती हैं। इसको पहली बार जो एशियाई ब्राउन क्लाउड है, इसको 1999 में
हिंद महासागर एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इंडोनेक्स जिसको कहते हैं, उसके द्वारा चिन्हित किया गया था। और हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसी पे जो खोजबीन की थी मेदिनी वेंकट रमन, जिनका नाम था एम वेंकट रमन, उनको पिछले वर्ष शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसलिए यह चर्चा में रहा था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। लिंबू, कार्बी, डोगरिया, कोंद, बोंडा दिया है और विभिन्न प्रदेश दिए हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं। ये विभिन्न जनजातियां हैं और किस राज्य में पाई जाती हैं ये बताना है। तो लिंबू जनजाति दोस्तों ये सिक्किम में पाई जाती, बिल्कुल सही है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम आदि राज्यों में पाई जाती है लिंबू। दूसरा है कार्बी। कार्बी हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती, कार्बी कहाँ पाई जाती है? असम में। ठीक है, कार्बी जनजाति असम में पाई जाती है। डोंगरिया कोंद ये उड़ीसा में पाई जाती, बिल्कुल सही है। बोंडा भी उड़ीसा में ही पाई जाती है। तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। ओके, तो 1 और 3 केवल सही है, लिंबू और डोंगरिया कोंद ये तीनों सही हैं। तो सही सुमेलित कौन सा है? ए। 1 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। टर्की किनके मध्य स्थित है? जो तुर्की है, टर्की है, किनके मध्य स्थित है? काला सागर व कैस्पियन सागर, काला सागर भूमध्य सागर, स्वेज खाड़ी व भूमध्य सागर और अकाबा खाड़ी व मृत सागर। तो यह काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। ठीक है, काला सागर और भूमध्य सागर। ये देखिए तुर्की है, टर्की है, इसके उत्तर में काला सागर है और दक्षिण में भूमध्य सागर है। ठीक है, दक्षिण में भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर और काला सागर के मध्य यह स्थित है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काला सागर व भूमध्य सागर के मध्य टर्की स्थित है। और टर्की के बारे में एक बात जानते रहिएगा कि यह दुनिया का पहला या अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है, मुस्लिम बाहुल देश है, जो कि धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, ये बोल रहा है सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है इसमें? तो एलब्रुज ये पश्चिमी ईरान, गलत है, उत्तर में है ईरान के। मकरान ये भी उत्तरी ईरान में नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है। जो मकरान है दोस्तों यह दक्षिण में है। मकरान कहाँ है? ईरान के दक्षिण में है। जाग्रोस ये पूर्वी ईरान में नहीं है, बल्कि ये पश्चिम में है ईरान के। ठीक, ये भी गलत है। अजरबैजान उत्तर पश्चिमी ईरान में है। ये जो पर्वत है अजरबैजान उत्तर पश्चिमी ईरान में, यही सही है, बाकी तीनों ही गलत हैं। आइए आपको मानचित्र में दिखा देते हैं। ये देखिए ये ईरान है, आपका ईरान है। एलबुज पर्वत कहाँ है? उत्तर में है। ठीक, जाग्रोस ये कहाँ है? पश्चिम में है। उसके बाद आपका मकरान जो है ये दक्षिण में है। ओके, और चौथा अजरबैजान के जो पर्वत हैं, ये अजरबैजान के पर्वत आपको दिख रहे हैं, ये श्रृंखला जो अजरबैजान की है ये उत्तर पश्चिमी ईरान में है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी साइड में है ईरान के। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। अब निम्नलिखित का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है आपको। शिमला, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली या फिर अन्य 3 ऑप्शन कौन से सही आपको लग रहे हैं? तो चलिए आपको हम मानचित्र में दिखा देते हैं। सबसे ऊपर आपका शिमला आएगा, उसके बाद चंडीगढ़ आएगा, यहां पे है चंडीगढ़, फिर आपका देहरादून आएगा और उसके बाद दिल्ली आएगा। इस मानचित्र के अनुसार आप आराम से उत्तर को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले शिमला, फिर चंडीगढ़, फिर देहरादून और फिर दिल्ली। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अपने अभिषेक के 9वें वर्ष देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। बिल्कुल सही है। अपने अभिषेक के 9वें वर्ष देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने, देवा नाम प्रियदर्शी किसे कहा गया है? अशोक को कहा गया। ये अशोक के लिए कहा जा रहा है। तो अपने अभिषेक कब हुआ? 270 में अभिषेक हुआ और 261 में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। 9वें वर्ष, तो 9वें वर्ष देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्ति। कलिंग कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा को ही पहले कलिंग कहा जाता था। भी है, तो पहला सही है। अशोक ने अपने अभिषेक के 12वें वर्ष में धम्म यात्रा प्रारंभ की। ये देखिए गलत है। अशोक ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म की यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, 10वें वर्ष में। और 10वें वर्ष वो कहाँ गया था? बोध गया था। ठीक है ना, 10वें वर्ष धम्म की यात्रा प्रारंभ की। पहली यात्रा उसने बोध गया में की थी। उसके बाद 12वें वर्ष वह निगाली सागर गया
और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। ये सभी बातें देखिए पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। 20वें वर्ष वह लुम्बिनी गया, और लुम्बिनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने वहां पर एक लुम्बिनी में धार्मिक कर लगता था बलि, तो उस कर को उसने माफ कर दिया था और भूमि कर को घटा करके 1/8 भाग कर दिया था, ठीक है ना। और इसका उल्लेख रुम्मिनदेही स्तंभ लेख में मिलता है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और रुम्मिनदेही अभिलेख को दोस्तों अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कहते हैं। तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुम्मिनदेही अभिलेख। उसी में यह वर्णन मिलता है कि 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी गया, वहां पर धार्मिक कर बलि को माफ किया तथा भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया। फिर है तो ये बी वाला गलत है दोस्तों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। हालांकि सारा स्टेटमेंट पढ़िए। अशोक ने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। देखिए अशोक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति का वर्णन किसमें मिलता है, किस अभिलेख में? तो अशोक के 5वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है ना। यह भी पूछा जाता है, अशोक के 5वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। उसमें लिखा है कि अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष अशोक जनता के बीच धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति करता है और 10वें वर्ष धम्म यात्रा आरंभ करता है, इसमें भी लिखा है। फिर तो सी सही है। डी है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई। बिल्कुल सही है, यह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सफलता किसने पाई, तो जेम्स प्रिंसेप ने ही 1837 में। तो इसका बी वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। सी इसका उत्तर होगा, बालाजी विश्वनाथ। ये जो है 1713 से 1720 ईस्वी तक मराठा पेशवा रहे, ठीक है। इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 1713 ईस्वी में इनको पेशवा का पद प्रदान किया गया था। किसने प्रदान किया था? शाहू जी ने, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी सफलता अगर देखी जाए, पूछा भी जाता है, वह 1719 ईस्वी में उन्होंने पाई, जब उन्होंने मुगल बादशाह फर्रुखशियर की ओर से सैयद हुसैन अली द्वारा मराठों से दिल्ली की संधि की थी, ठीक है ना। तो दिल्ली की संधि में इनका बहुत बड़ा योगदान था, जिसे रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहा है। बालाजी विश्वनाथ। मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किया? देखिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी ये, क्योंकि लोग मोहम्मद गोरी को सबसे ज्यादा जानते हैं पृथ्वीराज चौहान से 1191 और 1192 ईस्वी में किया हुआ तराइन के युद्ध के लिए। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किया, यह पूछा है, तो क्वेश्चन की प्रकृति पर ध्यान दीजिएगा। तो वह बी सही है दोस्तों, 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा 1175 में जो उसका पहला आक्रमण होता है वो मुल्तान क्षेत्र में होता है, ठीक है ना। मुल्तान अभी जो पाकिस्तान में है, मुल्तान के क्षेत्र में वो सबसे पहले आक्रमण करता है। उस समय शासक कौन रहता है? याद रखिएगा करमाथी। और गुजरात पे कब आक्रमण उसने किया, यह भी पूछा जाता है, तो 1178 ईस्वी में। उस समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय था। लेकिन यहां यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि गोरी पहली बार हारा था इस युद्ध में। मुल्तान में 1175 जो पहला था करमाथी के खिलाफ, उसमें गोरी विजयी हुआ था। लेकिन 1178 में जो भीम द्वितीय के खिलाफ उसने आक्रमण किया था गुजरात में, उसमें गोरी हार गया था। फिर 1191, जैसा आप जानते हैं, तराइन का युद्ध होता है दिल्ली क्षेत्र में। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय थे, यह भी याद रखिएगा, इसमें गोरी की हार हुई थी। लेकिन 1192 में फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद के कारण गोरी की विजय हो जाती है, पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है। फिर महत्वपूर्ण है 1194 में उसी जयचंद को गोरी हरा देता है कन्नौज के युद्ध में, कन्नौज क्षेत्र में। उसके बाद अंतिम जो उसका आक्रमण होता है दोस्तों 1205 ईस्वी वाला आक्रमण, वो पंजाब क्षेत्र में होता है,
खोखर जनजाति के साथ, खोखर शासक थे और जनजाति भी थी, उसके साथ उसका युद्ध होता है। इसमें भी गौरी विजयी हो जाता है। अंततः वह अपने गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको यहाँ पर छोड़कर, यहाँ की सत्ता, दिल्ली की सल्तनत को छोड़ करके वो चला जाता है। तो बी इसका उत्तर होगा 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी। जितना हमने बताया आप या तो नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को ही बार बार सुन लेंगे तो तैयार हो जाएगा। ये सभी बातें पीसीएस परीक्षा के लिए ट्रेडमार्क हैं, आएगा ही आएगा, ये समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के बारे में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं? देखिए स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी होता है सत्य तो पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस कंफ्यूजन के चक्कर में आप गोला गलत भर देते हैं, बाद में उसको व्हाइटनर से मिटाना चाहते हैं या फिर ब्लेड से या फिर नाखून से अपने, जो कि बाद में अब कॉपी रिजेक्ट हो सकती है आपकी। पहले तो चल जाता था, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, किसी भी हाल में ऐसा मत करिएगा, क्योंकि कॉपी रिजेक्ट हो सकती है आपकी। नाव एवं बैलगाड़ी आंतरिक परिवहन के साधन थे। सत्य नहीं, आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। नाव एवं बैलगाड़ी आंतरिक परिवहन के साधन थे, यह बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आंतरिक परिवहन होता था, जो वस्त्र तैयार होते थे, जो अनाज तैयार होते थे, उनको नाव और बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाया जाता था और वस्तु विनिमय के आधार पर धातु इनके स्थान पर ले आते थे, या फिर एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी इनका प्रयोग होता था। तो पहला सही है। हड़प्पा व चन्हुदड़ों में धातु की बैलगाड़ियों के सवार युक्त मॉडल मिले हैं, बिल्कुल सही है, यह भी बिल्कुल सही है। तांबे का भी मिला है, सेलखेड़ी का भी मिला है, तो बी भी सही है। हड़प्पा और चन्हुदड़ों में धातु की बैलगाड़ियों के सवार युक्त मॉडल मिले हैं। सी, तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था, यह गलत है। तराजू का साक्ष्य मिला है, कहां से मिला है याद रखिएगा, लोथल से मिला है। लोथल से तराजू का साक्ष्य मिला है, तराजू मिला है, इसलिए तराजू का प्रयोग किया जाता था। भले ही वहां वस्तु विनिमय प्रणाली थी, प्रचलित थी, लेकिन फिर भी बाट बटखरे का भी प्रयोग का साक्ष्य मिला है, तो इसलिए तराजू का भी प्रयोग होता था, तराजू भी मिला हुआ है। तो सी इसका उत्तर होगा, सी असत्य कथन है। डी है, कालीबंगा की कब्रों से सती प्रथा के उदाहरण मिले हैं, यह भी बिल्कुल पूछा जाता है कि कहां पर युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल और कालीबंगा से। तो कालीबंगा और लोथल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है, यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। तो सी इसका उत्तर है, बाकी तीनों सही है। वंश चरितावली नामक पुस्तक के लेखक हैं। वंश चरितावली और अमुक्त माल्यद, ये दो ग्रंथ तेलुगु भाषा में लिखे गए थे। कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के जो शासक थे, 1509 से 1529 इनका समय था। इन्होंने इन दोनों साहित्यों की रचना की थी। ठीक है ना। हालांकि वंश चरितावली तेलुगु भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी प्राप्त होती है। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि इनके राज दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है। हालांकि यह सब अब का जो ट्रेंड है यूपीपीसीएस का, उसमें विजयनगर से, मराठा साम्राज्य से, मुगल साम्राज्य से और बुद्ध धर्म, जैन धर्म, आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, गुप्त काल, मौर्य काल, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं, तो आप सारे तथ्य तैयार करके रखेंगे इनके। तो इसका होगा कृष्णदेव राय, बी इसका उत्तर। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की गई थी 1920 में, जो नागपुर अधिवेशन हुआ था। यह भी पूछा जाता है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वी राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये 35वां अधिवेशन था कांग्रेस का। इसमें रियासतों से, जो देशी रियासतें हैं, उनके राजाओं से कहा गया कि उत्तरदायी सरकार के
गठन करें, उत्तरदायी सरकार की गठन में अपना योगदान दें। देखिए, कांग्रेस के दो प्रकार के अधिवेशन होते थे, एक जो वार्षिक अधिवेशन, एक विशेष अधिवेशन भी होता था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1920 में एक कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। वहीं पर गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण है। अगला है प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी दोस्तों? देखिए, भू राजस्व प्रणाली थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों का जो आय का प्रमुख स्रोत था भारत में, भू राजस्व था। चूंकि उनको ज़्यादा धन की आवश्यकता थी, उनका साम्राज्य विस्तार हो रहा था, तो जैसे जैसे साम्राज्य विस्तार हो रहा था तो धन की आवश्यकता भी उनको पड़ रही थी, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसा बंदोबस्त करना चाहा कि हमेशा उनकी आवश्यकता की पूर्ति भू राजस्व से हो जाए। तो सबसे पहले कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में। वो सर जॉन शोर के विचारों से प्रभावित थे और उससे प्रभावित होकर उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त जैसा कि देखिए, मैं आपको पूरी तीनों जो भू राजस्व प्रणालियां हैं यहाँ पर बता देता हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा ये वाला, लेकिन इसलिए बताना आवश्यक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्री मेंस जितनी परीक्षाएं आप देंगे पूछे ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त जब लागू हुआ। तो स्थायी, जैसा कि उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, स्थायी राशि। स्थायी का मतलब है स्थायी राशि। यहीं से स्थायी बंदोबस्त से ही जमींदारी प्रणाली की शुरुआत भारत में होती है। अंग्रेज चाहते थे कि उनको जो भू राजस्व वसूलने की जो जिम्मेदारी है उनको यह काम न करना पड़े, तो इसके लिए उन्होंने जमींदारों को भूस्वामी बना दिया और उनको कह दिया कि तुम किसान से एक निश्चित राशि वसूलो और हमको वह राशि दो। एक निश्चित राशि हमको दो, एक निश्चित राशि तुम लो, अर्थात 10/11 भाग मुझे दो, ब्रिटिश को मिलना चाहिए, और 1/11 भाग वो जमींदार को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दुख की बात ये थी, तकलीफ की बात ये थी कि किसानों की आय के बारे में, निश्चित आय के बारे में कोई यहाँ व्यवस्था नहीं थी। तो यह जो स्थिर राशि थी, स्थायी राशि थी, यह सिर्फ जमींदारों और ब्रिटिशर्स के लिए थी। किसानों को वह राशि देनी ही पड़ती थी, चाहे उनकी खेती अच्छी हो चाहे न हो। तो इससे क्या हुआ, जमींदार वर्ग के ऊपर भी एक सूर्यास्त कानून लगा दिया गया, सूर्योदय कानून लगा दिया कि एक निश्चित दिन तक अगर राशि नहीं दोगे तो तुम्हारी जमींदारी छीन करके नीलाम कर दी जाएगी। तो जमींदार इससे क्या हुए, अपनी हितों की रक्षा के लिए वो किसानों को प्रताड़ित करने लगे। तो इससे बाद में आप देखेंगे किसान असंतोष होता है, किसान आंदोलन होते हैं, तो उसकी जड़ यही सब चीज़ें थी, ये सब जो गलत व्यवस्थाएं थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यह राशि निश्चित कर दी। इसकी कमी ये थी कि इसमें बाद में जाकर के जब साम्राज्य विस्तार हुआ और ज़्यादा अंग्रेजों को धन की आवश्यकता पड़ी, चूँकि ये राशि निश्चित थी इसलिए वो राशि बढ़ा नहीं सकते थे, तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई स्थायी बंदोबस्त में। स्थायी बंदोबस्त से सवाल आते हैं कि ये कहाँ कहाँ लागू थी। तो याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में, बनारस में, केवल बनारस में याद रखिएगा, और उत्तरी कर्नाटक में। ठीक, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। लगभग 17% जो क्षेत्रफल है भारत का, वहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। एक और इसमें मेन बात थी कि यहाँ पर बिचौलियों का भी जो है विकास हुआ। वो कैसे हुआ, जब जमींदारों की ज़मीन, चलो जमींदार, कुछ जमींदार सीधे साधे होते थे, वो नहीं अत्याचार करते थे, ठीक है, और भू राजस्व नहीं दे पाते थे, तो उनकी जमींदारी या किसी अन्य कारण से उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो जो खरीदने वाले जमींदार होते थे दूर दराज के क्षेत्र के अक्सर होते थे, तो वो क्या करते थे कि खुद न जाकर के अपने एजेंट्स के माध्यम से किसानों से कर वसूलते थे। तो वो एजेंट भी फायदे के चक्कर में किसानों से ज़्यादा, किसानों पर और अत्याचार करने लगा, ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में। तो इस तरह से आप देखेंगे किसानों की दुर्दशा होने लगी, एक किसान असंतोष की तरफ यह देश बढ़ने लगा उस समय, ठीक है ना, जिसके कारण अंग्रेज भी चिंतित थे।
इसीलिए बाद में जो राज्य विस्तार हुआ उनका दक्षिण और पश्चिम में, तो उन्होंने अन्य प्रणालियों का इस्तेमाल किया वहाँ। तो दूसरी प्रणाली के रूप में रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है, जिसके बारे में ये प्रश्न है आपका। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। उपज का 55% भाग लगान के रूप में सरकार को देना पड़ता था। बिल्कुल सही है। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें लगान की राशि जो है वो बहुत ज़्यादा कर दी गई थी, 55% कर दी गई थी। ठीक है। लगान का निर्धारण व्यक्तिगत रूप से नहीं होता था, ये गलत है दोस्तों। लगान का निर्धारण व्यक्तिगत रूप से होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया, बिचौलियों और जमींदारों को खत्म कर दिया गया। अब किसानों को भूपति बना दिया गया, भू स्वामित्व प्रदान कर दिया गया किसानों को, और किसानों से एक निश्चित राशि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वसूल करती थी। लेकिन ये कर इतना ज़्यादा रहता था कि किसान अंततः साहूकारों से ऋण लेते थे, उस ऋण में डूब जाते थे। इसके बाद कुछ किसान बचने के लिए क्या करते थे, अनाज की जगह वो खाद्यान्न जो नगदी फसल है उसको उगाने लगे। तो इससे क्या हुआ, खाद्यान्न का जो रकबा था सिकुड़ता गया। इसीलिए भुखमरी और अकाल की बारंबारता आने लगी। ये चीज़ रैयतवाड़ी में भी थी, अस्थाई बंदोबस्त में थी। उसमें भी किसान को मजबूरी में नकदी फसल उगाना होता था। तो इन्हीं सब व्यवस्थाओं के कुचक्र के कारण बार बार आप देखेंगे उस समय अकाल पड़ने लगा भारत में। हालांकि लगान का निर्धारण व्यक्तिगत रूप से होता था, नहीं होता ये गलत है। लगान का निर्धारण व्यक्तिगत रूप से होता था। किसानों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया, बिल्कुल सही है। रैयत व सरकार के मध्य कोई बिचौलिया या जमींदार वर्ग नहीं था, यह भी सही है। तो 20 का गलत होगा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो इसको लागू करने वाले थे। यह कहाँ पर लागू था, मद्रास, बॉम्बे, असम, कुर्ग, बरार। मुख्यतः यह दक्षिणी राज्यों में लागू हुआ, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में यह लागू हुआ, लगभग 51% भाग में यह लागू हुआ। ठीक, मद्रास, बॉम्बे, असम, कुर्ग, बरार, इन सब क्षेत्रों में। और इसमें यह व्यवस्था की गई कि 20 या 30 वर्ष में करों का या लगान का या कर का भू राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में क्या था, स्थायी राशि हो गई थी। बाद में जब धन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो अंग्रेज उसको बढ़ा नहीं सकते थे, इसीलिए 20 से 30 वर्ष में पुनर्निर्धारण की बात की गई। इसमें उच्च दर, जैसा कि हमने बताया, 55% उच्च दर, जिसके कारण किसानों की बदहाली होती गई। साहूकार भी अत्याचार करने लगे। किसान जब अपना कर नहीं चुका पाया तो उसकी ज़मीन छीन ली गई, अंत में मजदूर बन गया वह। तो किसान का निधरीकरण और उसका जो शोषण है वो जारी रहा इस तरीके से। एक और व्यवस्था थी, उसकी बात भी कर लेते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का अर्थ होता है गांव, महाल उसको फारसी में गांव कहते हैं। तो महालवाड़ी व्यवस्था में गांव को, किसान को एक इकाई न मानकर पूरे गांव को एक इकाई मान लिया गया। अर्थात अब पूरे गांव से कर एक साथ वसूल, पूरे गांव को एक इकाई मान के एक गांव पर एक निश्चित राशि थोप दी गई कि इस गांव से हमको इतना कर लेना है, इतना लगान लेना है। उस गांव के मुखिया को, जिसको लंबरदार कहा गया, उसको यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो कर पूरे गांव वालों से वसूल करके अंग्रेजों को दे। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने एक और भूल कर दी। यहाँ भी जो गांव का स्वामी होता था, गांव का जो मुखिया होता था या लंबरदार होता था, वो अपनी स्थिति मजबूत करने के चक्कर में किसानों पर अत्याचार करने लगा। तो यहाँ फिर किसानों का अत्याचार जारी रहा और यहाँ भी कर की राशि बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण किसानों को या तो अपना भूमि खोना पड़ा, भू स्वामित्व खोना पड़ा, या फिर उनको नकदी फसल उगाना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी बदहाली, फिर से वही कहानी जो आपने देखा अन्य दोनों व्यवस्थाओं में, इसमें और ज़्यादा देखा गया कि उनका शोषण हुआ, उन पर अत्याचार हुआ। तो यह जो व्यवस्था थी महालवाड़ी, इसको लागू करने में हार्ट मैकेंजी और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सबसे पहले हार्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने।
तो ये थी तीनों व्यवस्थाएं। और हाँ, एक चीज और, 30% पूरे क्षेत्र में यह लागू थी, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में 30% क्षेत्र में। ठीक, कहाँ कहाँ लागू थी यह? तो इस तरह से मालवाड़ी व्यवस्था में भी शोषण हुआ, और ज्यादा शोषण हुआ किसानों का। यह जो था लागू कहाँ था अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, मुख्यतः इन क्षेत्रों में यह लागू था। 30% जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र था वहाँ पर यह लागू था। तो ये तीनों व्यवस्थाएं आपको याद रखनी है। इसके सारे बिंदु हमने आपको बता दिए हैं। फिर निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई? तो दोस्तों 1813 का चार्टर, 20 का उत्तर है। जो 1813 का चार्टर एक्ट आया उसमें भारतीय शिक्षा पर पहली बार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। हालांकि इसमें यह नहीं कहा गया था कि यह जो शिक्षा दी जाएगी वो उसका स्वरूप क्या होगा, जिसको लेकर बाद में आंग्ल और प्राच्य विवाद हो जाता है। कुछ लोग यह राय देते हैं कि भारतीयों की भाषा जो आम भाषा है उसमें शिक्षा दी जाए, भले ही आधुनिक शिक्षा दी जाए, लेकिन शिक्षा का जो माध्यम हो, जो भाषा हो, वो संस्कृत, अरबी, फारसी जो यहाँ पर चलता था, यह आम भाषा थी बोलचाल की, जिसको लोग समझ पाएं आसानी से, उसी भाषा में शिक्षा देने के हिमायती थे, जिनको प्राच्यवादी कहा गया। वहीं पाश्चात्यवादी या आंग्लवादी क्या कहते थे, जिसका नेतृत्व मैकाले कर रहा था। मैकाले की सोच ये थी कि अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाए, प्राच्य शिक्षा प्रदान की जाए। वह बहुत ही हेय दृष्टि से देखता था यहाँ के अरबी और संस्कृत के साहित्यों को। बाद में अंततः आंग्लवादियों की जीत हुई और अंग्रेजी शिक्षा को ही माध्यम बनाया गया, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो गवर्नर जनरल था उसने मैकाले का पक्ष लिया। मैकाले जो शिक्षा पद्धति लागू करना चाहता था उसका उसने समर्थन कर दिया। तो 20 का उत्तर है। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल, इल्बर्ट बिल विवाद, भारत में प्रथम जनगणना, बंगाल विभाजन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। सबसे पहली बात तो यह याद रखिएगा। गीतांजलि जो उनकी रचना थी उसके लिए उनको नोबेल प्रदान किया गया था। कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था। इल्बर्ट बिल विवाद दोस्तों यह 1883 ईस्वी, याद रखिएगा। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 ईस्वी। इल्बर्ट बिल गवर्नर जनरल की विधान परिषद में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह व्यवस्था थी पहली बार कि जो भारतीय जज हैं वो भी यूरोपियन का केस लड़ सकते हैं। यूरोपियन का केस उनके भी कोर्ट में जा सकता है, सुनवाई कर सकते हैं। इसके पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बहुत भेदभाव होता था, बहुत अत्याचार होता था, क्योंकि यूरोपियन जब यूरोपीय का केस लड़ता था, देखता था, तो बहुत ज़्यादा रियायत दे देता था, चाहे वो जितना अत्याचार करें। इसलिए इल्बर्ट बिल विवाद में इस विवाद का, इस असंतोष को शांत करने का प्रयास किया गया। लेकिन विवाद क्यों हो गया? क्योंकि यूरोपियंस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, इस बिल का विरोध किया। तो 1883 ईस्वी। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना दोस्तों 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। हालांकि यह व्यवस्थित जनगणना नहीं थी, क्योंकि 1881 ईस्वी में जो लॉर्ड रिपन के समय में जनगणना हुई, उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जो आज भी जनगणना होती है। तो इस हिसाब से अगर 1872 को लिया जाए तो अभी तक कुल 15 जनगणना हो चुकी है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है। और इसके साथ ही 2011 में जो जनगणना हुई दोस्तों, वह स्वतंत्र भारत की अर्थात स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी। ये सब चीजें आप याद रखिए। फिर बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब? 1905 में। यह लॉर्ड कर्जन के काल में प्रभावी हुई थी। 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी विभाजन की, और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया था। इसी के विरोध में
बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो क्रम क्या होगा? सबसे पहले भारत में प्रथम जनगणना अर्थात 3 1872, फिर इल्बर्ट बिल विवाद 1883 अर्थात 2, फिर रविन्द्रनाथ बंगाल विभाजन 1905 4, और अंत में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल 1913। तो 20 का उत्तर होगा 3 2 4 1। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 10वां प्रश्न मैं भूल गया ऐड करना, कोई बात नहीं, फिर कल फिर से मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।